नमस्कार स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा पता चल गया है कि अब दिसंबर के एडमिट कार्ड्स आप लोगों के आ गए हैं। आप लोगों को अब क्लासेस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। 5 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को सभी को मैं सजेस्ट करूंगा, पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई न्यूज़ रह जाती है, नहीं मिलती, तो आप टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग रखें, ज्वाइन रखें। बिकॉज टेलीग्राम में ये सारी जानकारी पहले ही शेयर हो जाती है। टेलीग्राम पे जाने के बाद आप मेरे नाम को सर्च करें, MINESH, आपको तुरंत मेरा चैनल मिलेगा। और देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले ही एडमिट कार्ड्स और उनसे लेकर ये सारी न्यूज़ेस बहुत पहले ही अपडेट कर दी थी, आज से लगभग 17-18 दिन पहले ही, कि कब होगा, किस तरह का होगा। देखिए, यही आ गई थी। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी जानकारियां पहले से अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप लोग ट्रिपल सी से जुड़ा हुआ कोई भी मटेरियल या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की क्लास में मैं आप लोगों को मेन क्वेश्चन बैंक्स तो बताऊंगा ही, प्लस आप लोगों को एक इस तरह का एडमिट कार्ड मिला होगा। ये एडमिट कार्ड आप लोगों के दिसंबर के एग्जाम्स का है। एग्जाम्स देने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर देना है, मैंने पहली क्लास में ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है। आपको किस तरीके के वहां पे स्क्रीन मिलेगी, कैसे आप लोगों को साइन इन करना है, 100 क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई हैं। अगर किसी की कोई क्लासेस मिस हैं और अगर वो पिछली क्लासेस को फिर से फॉलो करना चाहता है, तो वो अपने YouTube पे जाए और YouTube में मेरे नाम से सर्च करे चैनल, सर्च में डालें मिनेश सचान, आपको चैनल मिलेगा। और इस चैनल में आप लोग ट्रिपल सी वाली प्लेलिस्ट में चले जाएं। यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाएं, इधर आपको मिलेगी ट्रिपल सी ऑनलाइन बैच नवंबर दिसंबर, और आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इसमें आपको वो सारी क्लासेस सिस्टमैटिक मिल जाएंगी जो कि आप लोगों के सिलेबस की हैं। आप लोगों में से जो भी क्लासेस, जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को एग्जाम्स कैसे देना है, तो ये वाली क्लास जरूर देखिएगा जिसमें नंबर 1 लिखा है जनवरी वाली। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है किस तरह आपको एडमिट कार्ड लेकर और कैसे आपको पेपर देना है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये रोल नंबर, साथ ही साथ आप लोगों का पेपर किस डेट को है, कितने समय वहां रिपोर्ट करना है और सेंटर कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। आप लोगों को सेंटर कोड भी दिखाई देगा, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पे डालना होगा। याद रखिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अभी आप लोगों का 5 दिसंबर को है रिजल्ट, मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगा। और उस रिजल्ट में आपको ये रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि 50% से कम नंबर आने पर आप लोग फेल हो गए, तो मिनिमम 50 क्वेश्चन 100 में सही होने कंपलसरी है। तो इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी खाली मत छोड़िएगा। जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसको भरिएगा जरूर, भले ही गलत हो जाए। तो आपका खाली छोड़ देंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि कोई भी खाली मत छोड़िएगा, आप लोगों को सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको मिलने वाला है 90 मिनट्स, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये टाइम मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों का लगभग 70 से 75 मिनट में आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कैलकुलेटिव नहीं है, बस पढ़ना है। तो हम लोग आज दिसंबर के एग्जाम्स के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आपके नवंबर में आए हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये नवंबर के एग्जाम्स का है। इसमें मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला पूरा हुआ था, ट्री वाला, और अब हम लोगों को आगे के क्वेश्चंस आज फॉलो करने हैं। तो चलिए देखिए कैसे होगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जब आप लोग इसे प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज और ये ऑप्शन सेम मिलना है। क्योंकि जब सेंटर पे पेपर होता है, मेरे सेंटर पे पेपर होता है, तो मैं इसको सेम एज इट इज कॉपी करता हूं आप लोगों के लिए। तो बजाय आप किसी बुक्स के फॉलो करें, क्योंकि बुक्स में ये सवाल कभी नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई यूट्यूब में कोई बता रहा है आपको। लेकिन आपको मैं बेनिफिट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पढ़िए सभी जगह से, लेकिन इनको छोड़िएगा नहीं, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंटेन ओपन एपीआईएस दैट कैन बी। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुले या ओपन ओपीआई में, जो एपीआई में काम करता है, और उस क्यों, क्या उसमें क्या नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप लोगों का वायरस का अटैक होने का खतरा है, आप लोगों का वर्नेबल अटैक हो सकता है। तो जो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एपीआईएस बेस पे काम करते हैं, उनमें वायरस का हमला होने की आशंका रहती है।
क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना। अगला, हाउ मेनी एलिमेंट्स इफेक्ट द स्लाइड मास्टर इन प्रेजेंटेशन स्टाइल? प्रेजेंटेशन शैली या प्रेजेंटेशन स्टाइल में स्टाइल मास्टर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑप्शन है आपका 3। तो स्लाइड मास्टर में हम लोगों के प्रेजेंटेशन के स्टाइल के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगला, याहू एंड सम ऑफ द मेलेगेंस आर टू ऑफ द फ्यू एग्जांपल ऑफ फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग। आप लोगों ने सुना होगा याहू के बारे में, ये एक सर्च इंजन है। तो इसमें बोल रहा है कि ये फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग का काम करता है, ये पूरी तरीके से टेक्स्ट इंडेक्सिंग के लिए बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है, ये ग्राफिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड सर्च इंजन है, तो इसीलिए ये गलत है। तो याहू और इसी से जुड़े हुए जो अलग अलग मेलिगन्स हैं वो सारे टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। आप लोगों ने याहू की शायद स्क्रीन देखी भी हो, दिखा देते हैं। जैसे गूगल है, सेम याहू है, ये रहा इन का मतलब इंडिया, और आप इसमें वैसे ही गूगल की तरह सर्च इंजन की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, एज इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत बढ़िया और इजी है। एज जो है एक ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको साथ में मिलता है। देखिए ये रहा, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते थे विंडो 8 तक, विंडो 8.1 में। उसके बाद जब विंडो 10 आ गया तो विंडो 10 में एज देना शुरू कर दिए। एज एक ब्राउजर है, उसके भी देख लीजिए किस तरह दिखता है। जिनके कंप्यूटर जिनके पास विंडो 10 होगा उनको आपको एज ब्राउजर दिखा देते हैं, एज ब्राउजर। तो एज ब्राउजर का देखने का आइकन कुछ ऐसा रहता है। ये है आपका एज ब्राउजर, और इस पर भी आप लोग वैसे ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली विंडो 10 के लिए बनाया। इसकी एक बेस्ट ऑप्शन ये भी रहता है कि इसमें आप लोगों का कोटाना इफेक्ट भी काम करता है, यानी कि इसमें वॉइस सिंक भी है। आप लोग कुछ बोल दीजिए, या ऑटोमेटिकली आपके लिए सर्च करने का, जैसे आपके मोबाइल में होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे ओके गूगल कहते हैं आप लोग। नेक्स्ट, द डिजिटल वॉलेट पॉकेट इज अ कंप्लीट पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च बाय विच बैंक? जो आज की डेट में आप लोग डिजिटल वॉलेट या पॉकेट यूज करते हैं, ये किस बैंक ने शुरू किया? जैसे आप लोग पेटीएम यूज करते हैं या ऐसे बहुत सारे। तो डिजिटल वॉलेट जो है, जो पॉकेट नाम से शुरू होता है, वो किस बैंक के द्वारा शुरू हुआ? आपको बता दें, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है तो आईसीआईसीआई वॉलेट या आईसीआईसीआई पॉकेट के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। जैसे आप नॉर्मली अपने फोन में पेटीएम डालते हैं, इसी तरीके से आईसीआईसीआई ने पॉकेट नाम का एक वॉलेट बना रखा है जो आपके बैंक से लिंक रहता है, और आप इसमें वो सारे काम कर सकते हैं जो बैंक में होते हैं, जैसे पैसे का आदान प्रदान करना, आपका रिचार्ज करना, आप लोग किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, एनईएफटी करना चाहते हैं, ये सारा काम, टिकट्स बुकिंग करना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आईसीआईसी बैंक के द्वारा बनाया गया पॉकेट वॉलेट है। पॉकेट वर्ड जब आता है तो आईसीआईसीआई के बना हुआ है, ठीक है। अगला है प्रोमोट और डिमोट। प्रोमोट की शॉर्टकट की क्या है? तो प्रमोट करने यानी कि किसी भी चीज को, आइकन को आगे बढ़ाने और पीछे करने के लिए, खिसकाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट, सॉरी, ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबाएंगे तो आप लोगों ने जितने भी डेटा टाइप किए हुए हैं वो आपके आगे और पीछे खिसकाए जा सकते हैं। तो प्रमोट के आइकन्स की शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट। अगला, horizontally content of the cell in the LibreOffice Calc spreadsheet can only be a left align। LibreOffice Calc spreadsheet में एक सेल की जो भी हॉरिजेंटल सीमाएं हैं वो बाईं तरफ ही रखी जा सकती हैं, तो ये गलत है। आप लोगों को बता दें कि कोई भी सेल्स जो हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखिएगा जो अभी इसमें नहीं पूछी गई लेकिन कुछ सवालों में रहती है। जैसे आपने लिब्रा में यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए कंप्यूटर, और एक नंबर टाइप कर दिया, आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेल के बाईं तरफ लिखा जाता है, अपने आप बाईं तरफ सेट हो गया, और जो नंबर है बाय डिफॉल्ट दाईं तरफ सेट है। तो जितने भी सेलों में नंबर लिखे जाएंगे वो अपने आप दाईं तरफ आ जाते हैं, और जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे
वो बाईं तरफ डिफॉल्ट होते हैं। आप चाहें तो इसको सेट करके राइट सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, वो बात की बात है। ठीक, तो इसमें जो सवाल था उसमें था कि हॉरिजेंटल कंटेंट जो लिखा गया है वो आपका हमेशा लेफ्ट होता है, तो ऐसे गलत है। आप नंबर्स जो हैं वो राइट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये गलत है। और मैं आपको बता दूं सवाल भी यही आएगा और आपको समझ भी आएगा, हाँ ये वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट लिखा हुआ है। बस सवाल में ये ऑप्शन हो जाता है कि फॉल्स कभी कभार नीचे और ट्रू ऊपर हो जाता है और कभी कभार इसका उल्टा। तो आप पढ़ते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका क्वेश्चन आए तो ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं है, हमेशा ट्रू ही ऊपर रहेगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभार ये लोग फॉल्स भी ऊपर कर देते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इन्होंने वर्चुअल लिखा हुआ है तो इसीलिए गलत है। अगला है सर्जन मैनुअल के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेशन कर सकते हैं। जो सर्जन है, सर्जन कैन परफॉर्म ए डेडिकेटेड ऑपरेशन बाय ए मैनिपुलेटिंग अ डिवाइस थ्रू द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली। टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि आज की डेट में बहुत सारी सर्जरी ऐसी होती है जो कि कंप्यूटर ही कर देता है। ऑपरेशंस के लिए सर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जैसे कि प्लास्टर्स करना, आप लोगों की स्टिचिंग करना, ऐसी बहुत सारी है। तो आज की डेट में वहां रोबोटिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से रोबोट्स लगे होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में और सर्जरी का काफी सारा काम वो खुद ही कर देते हैं। इस तकनीक को कहते हैं रोबोटिक्स। आजकल देखा होगा कार वगैरह भी जो डिजाइन्स होती हैं, यहां तक कि आप लोगों की जो पेंटिंग वगैरह बहुत सारी जगह रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। रोबोट्स हमारे लिए काम करते हैं ऑटोमेटिकली 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है which of these command could you use to show one page of output at a time? इनमें से कौन सा कमांड आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ देखने के लिए उपयोग करते हैं? कमांड का नाम है लेस। वैसे आपको बता दें इस क्वेश्चन को हम लोग डॉस में अगर करते थे तो /p लगाते थे। मैं आपको दिखा देता हूं CMD, ये यूनिक्स का है। बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूं आपके सिलेबस में यूनिक्स है और यूनिक्स कहीं पे भी नहीं पढ़ाने को मिलता, कहीं कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन आपके CCC में यूनिक्स कमांड्स के ही शॉर्टकट से या यूनिट कमांड पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था PS ट्री और भी कई सारे थे, तो इसमें भी एक कमांड आ गया। अभी मैं अगर आपको DIR करता हूं तो देखिए कितनी सारी फाइलें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से चला जाता हूं D ड्राइव में और DIR करता हूं तो देखिए खूब सारी फाइलें आपके गुजरी। अब मैं चाहता हूं कि इनमें खूब सारी की जगह रुक रुक के जाए पेज वाइज, तो मैंने यहां लिख दिया DIR/P। तो /P लगाने से ये स्क्रीन पेज वाइज हो गई, एक पेज आ गया, फिर एंटर किया दूसरा पेज, फिर एंटर किया तीसरा पेज, इस तरीके से। क्लियर? लेकिन डॉस में तो ये पॉसिबल है, जो लिनक्स है उसमें हमें लेस कमांड लगाना पड़ता है ताकि हम लोग पेज वाइज देख सकें। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। वाइड फॉर्मेट यानी चौड़ाई में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बदलने के लिए, बनाने के लिए क्या चीज में बदलाव करेंगे? आपका आंसर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन के द्वारा आप अपनी स्क्रीन को लंबाई की जगह चौड़ाई में कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी कोई चीज देखें, खासकर आप लोग जब जाते हैं वर्ड वगैरह में, तो आप लोगों को वर्ड तो नहीं है आपके सिलेबस में, आप लोग के सिलेबस में राइटर है। तो राइटर में अगर आप लोग देखेंगे तो जब आप कभी कोई प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंट या फिर आप लोग पेज की सेटिंग्स करते हैं तो आप लोगों को प्रिंटर सेटिंग्स में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पे दिखाई देगा कि पेज आप लोगों का पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। तो हम लोग अपने पेज की सारी सेटिंग्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें पेज चाहिए। तो आप लोगों को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में शिफ्ट करना से आपका पेज जो है वो चौड़ाई में आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वर्ड में भी यहाँ पे दिया रहता है, वर्ड में पेज लेआउट में दिया रहता है, देखिए लैंडस्केप इस तरीके से। अगला है टू विच ऑफ दीज डिवाइसेस इज अ सेलुलर टेलीफोन मोस्ट क्लोज रिलेटिव। इनमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट संबंध रखता है? तो सेलुलर टेलीफोन से यानी फोन से जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो है आपका मॉडेम, क्योंकि फोन से भी हम लोग डेटा का आवागमन करते हैं, डेटा आता जाता है, भले वो एनालॉग या EMF वेव में हो। डिजिटल मॉडेम में 10 फॉर्म में डेटा आता और जाता है। तो ये बेसिकली मॉडेम जो है, क्योंकि बाकी जो आपको दिखा रहा है रेडियो, पिक्सल एंड फोटोग्राफ, तो ये इनसे कोई भी फोन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मॉडेम आपका बिल्कुल वही काम करता है। तो डिजिटल मॉडेम जो है
आपके टेलीफोन से सबसे ज्यादा संबंधित है। अगला, अ प्रोसेस हुज पेरेंट्स प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट। अब प्रक्रिया जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद नहीं है, चाइल्ड कहते हैं। ये थोड़ा सा जीएस टाइप का सवाल हो गया। ये कंप्यूटर के ही प्रोसेस का है कि अगर कोई कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है लेकिन उसका पेरेंट नहीं है, मतलब कौन किसको करा रहा है, पहली सीरीज दूसरी सीरीज, तो आपका पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो नीचे का सब प्रोसेस है उसको हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, चाइल्ड। माउस में कितने बटन्स होते हैं? माउस कंटेन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत दिनों से या यूं कहिए कि कई सालों से आ रहा है। तो माउस में नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट क्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है। माउस में 3 बटन्स होते हैं बच्चों। बीच वाला जो बटन है जिसे आप स्क्रॉल कहते हैं वो भी एक बटन है। अगर आप स्क्रॉल बार को भी अगर आप दबाएंगे तो आप लोगों का बटन क्लिक होगा, और उसको दबाते ही देखिएगा मेरा माउस पॉइंटर ऐसा हो गया। अब मैं इसको बड़े आराम से यहाँ से ऐसे ऐसे यूज कर सकता हूँ, बिना क्लिक के भी अपना स्क्रीन ऊपर और नीचे ला सकता हूँ। आप माउस पॉइंटर में एक बार अगर आप स्क्रॉल को क्लिक कर देंगे तो आपका माउस पॉइंटर स्क्रॉल मोड में आ जाएगा। अब क्लिक किए बिना ही आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। तो माउस में 3 बटन्स होते हैं। अगला, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहले कंप्यूटर का डैश प्रोग्राम किया जाता है। पहले कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग की जाती है? मशीन लैंग्वेज। आपके कंप्यूटर्स में जो पहले कंप्यूटर्स थे उनमें मशीन कोड्स में, अब तो हम लोगों के पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनमें कि अब हम लोग अपना सोर्स कोड टाइप करते हैं और वो मशीन कोड में कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले 10 के फॉर्म पे ही कोडिंग शुरू होती थी। अगला, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर एडिंग बेनिफिशियरी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप कभी भी पैसे का आवागमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए? तो आपको ये क्वेश्चन पहले भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब कभी आप लोग किसी को पैसा एनईएफटी या आरटीजीएस से भेजें तो उसका नाम चाहिए, उसका अकाउंट नंबर चाहिए और उसका आईएफएससी कोड चाहिए। आधार नंबर की जरूरत नहीं होती है, बिना आधार के भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अगला, बैंकिंग के बच्चों काफी सारे सवाल हैं तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। When a signal travel in a straight line from one antenna to antenna another, the phenomenon is known as straight line propagation. जब सिग्नल एक एंटीना से दूसरे एंटीना सीधी पंक्तियों में चलता है तो इस तथ्य को स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आप लोगों के पास जो भी एंटीनाज हैं, एंटीना यानी कि वो सारे एंटीनाज जो कि आप लोगों के डेटा या सिग्नल्स को सेंड करते हैं। जैसे ये एक एंटीना है, दूसरा एक रिसीवर है, और ये रिसीवर यहां से भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करता है। और इस स्ट्रेट लाइन में जो सीधा जाता है इसको हम लाइन प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि आपके फोन के टावर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सीधा भी नहीं जाता। जैसे आप लोगों की पृथ्वी है और यहाँ पर एक एंटीना है, एक एंटीना यहाँ है, तो सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है। इसने डेटा यहाँ भेजा और इसके थ्रू डेटा यहाँ रिसीव हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, एंटीना के थ्रू डिवाइड हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन को कहते हैं जो एंटीना टू एंटीना डायरेक्ट जाता है। अगला, if you want to change the character case like lower case, which of one of the following option should you use? अगर आप लिब्रा ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स के अक्षर के केस बदलना चाहते हैं लोअर केस से अपर केस में, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग में लाएंगे? तो ये राइटर है और इस पर हम लोगों ने यहां पर कुछ मैटर टाइप कर दिया। दिस इज ट्रिपल सी पेपर। क्लियर? अब इसको लिखने के बाद मैंने आपसे कहा कि ये सारा कैपिटल लिखना चाहिए, तो आप लोग दबा दीजिए शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 को दबाने से देखिए केस चेंज हो गया। आप लोग केस चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट में भी दिया रहता है चेंज केस। तो आप लोगों का चेंज केस करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल में करने के लिए। अगला, Which one is the search engine of third printable file? ये एक अलग से ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो नॉर्मली नहीं है। आप लोगों को कोई प्रिंटेबल फाइल्स ढूंढनी है, 3D प्रिंटेबल फाइल्स। मैं आपको दिखाता हूं 3D प्रिंटेबल फाइल्स क्या होती हैं। पहले तो 3D प्रिंटर्स समझ लीजिए क्या होते हैं।
आज की डेट में नॉर्मल प्रिंटर्स जो हम लोग यूज करते हैं, इन प्रिंटर से हम पेज पे निकाल सकते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के 3D में बना देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देते हैं, इसमें आप लोगों की एक प्रकार से जैसे हम नॉर्मल इंक का यूज करते हैं, तो इसमें इंक ना होकर सिलिका की एक पूरी शीट आती है, वो बिल्कुल रोल चलता रहता है। कभी आप यूट्यूब में डालिएगा 3D प्रिंटर तो आपको मिल जाएंगे। अब तो 3D प्रिंटर में बहुत ज्यादा नीचे गिरावट आ गई है और आप इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया 3D मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई शूज बनाना है, मोबाइल का मॉडल बनाना है, तो देखिए इसमें बिल्कुल आप पहले डिजाइन करिए कंप्यूटर से और नॉर्मल प्रिंट आउट की जगह इससे प्रिंट कर लीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3D प्रिंटर्स की अगर आपको प्रिंटिंग फाइल बनी बनाई चाहिए तो कौन सा सर्च इंजन यूज करेंगे? उसका नाम है यगी। तो देखिए मैंने यगी ऐप भी आता है और ये 3D प्रिंटर्स के लिए सर्च इंजन है। आप इस पे डालिए, आपको जो भी कुछ सर्च करना है वो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे एक कोई भी इसमें ले लिया, ऊपर सर्च में भी डाल दीजिए। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमें माउस बनाना सीखना है 3D में, तो इसमें सबसे अच्छी चीज है मिक्की माउस। माउस कोई भी ले लिया, तो देखिए मैंने यहाँ मिक्की माउस लिया, यहाँ मिक्की माउस का बना बनाया पूरा कोड मिल जाएगा, ये रहा। और ये आप लोग इस प्रिंटर का यहीं से डायरेक्ट प्रिंट मार दीजिए। अगर 3D प्रिंटर आपके पास है तो यहाँ पूरा दिखाएगा, देखिए ये मिक्की माउस है, यहाँ पर पूरा उसके टॉप व्यू, साइड व्यू सब कुछ आ रहा है। आप लोगों को इसका सीधा सीधा दिया गया है, तो आप लोग इससे सीधा एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहीं से आप लोग डाउनलोड करके फाइल अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, 3D प्रिंटर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो यगी जो है वो 3D प्रिंटर को प्रिंट करने वाला सर्च इंजन है। अब सोचिए ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी ने दिमाग ही नहीं दौड़ाया होगा कि ऐसे भी सवाल होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल भी मिस मत करिए। और अभी आप जब एग्जाम देकर आएंगे, मैं आप लोगों से एक बार क्लास के बाद फीडबैक लूंगा कि जितने मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए किस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां मिले। What is the term used when the clip art images change the direction of the face? अगर आप लोगों के क्लिप आर्ट में चेहरे जो हैं उनका दिशा बदलनी है तो आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? बहुत ही आसान है। आप लोगों ने एक फोटो डाली कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक नई फोटो डाल देते हैं क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट से मैं यहाँ से कोई फोटो सर्च कर लेता हूं। और हमने यहाँ पर एक फोटो डाल देते हैं कोई भी, एक ये फोटो डाल दी। अब मैं आपसे कहता हूं कि फोटो को बाएं दाएं कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फ्लिप। तो फ्लिप से आपकी फोटो का दाएं से बाएं हो गई। तो वही सवाल यहां पूछा गया था आपसे कि कौन सा आप चेहरे को बदलने के लिए, आपकी दिशा बदलनी है चेहरे की, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? फ्लिप। अगला, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट। इंटरनेट द्वारा उपयोग में लाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल या संचार का प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वर्ड मैंने आपको बताया था, जब नियम होते हैं जो इंटरनेट के नियम से उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे कम्युनिकेशन के लिए? TCP/IP। कोई बच्चा इसमें से इसका फुल फॉर्म जानता है? TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? TCP/IP का कोई फुल फॉर्म जानता है? किसी को आइडिया? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, पूरा ये है इसका फुल फॉर्म। अगला अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन में 900 बाई 1300 एक मान्य रिजोल्यूशन है। इसका मतलब समझिए, कंप्यूटर में जो भी आपकी रिजोल्यूशन स्क्रीन है उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। मैं दिखाता हूं आपको रिजोल्यूशन स्क्रीन कैसे देख सकते हैं। रिजोल्यूशन स्क्रीन आप लोगों को दिखेगी ये। खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जाइए और यहां पर आप लोगों को रिजोल्यूशन स्क्रीन दिखेंगी। ये हैं अलग अलग टाइप के रिजोल्यूशन। आप इसको और ज्यादा कर देंगे तो आपकी फुल स्क्रीन जो है वो HD में आ जाएगी। तो ये जो रिजोल्यूशन है इनमें बोल रहा है कि इतने बाई इतने का भी होता है, तो गलत है। इतना बाई इतने का कोई रिजोल्यूशन नहीं होता है। अगला सवाल, Which of the following NIS client find the stores the information about the NIS domain and servers? निम्नलिखित में से कौन सा NIS client NIS डोमेन और होम के सर्वर के बारे में जानकारी देता है? इसके लिए लिख लीजिएगा YP Bind। YP Bind एक ऐसा है जो NIS क्लाइंट्स के बारे में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
अगला, फर्स्ट स्लाइड इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस इज कॉल्ड, लिब्रा की जो पहली स्लाइड होती है वो क्या कहलाती है? टाइटल स्लाइड। इसका मतलब मैं फिर से बता देता हूं ये क्या है। जब कभी आप लोग लिब्रा खोलते हैं और इंप्रेस खोलते हैं, तो इंप्रेस खोलते ही आपके सामने ये जो स्क्रीन खुलकर आई है, जो पहली स्लाइड, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड। जब आप लोग यहां से नई स्लाइड भी लेंगे प्रेजेंटेशन की, तो आप लोगों के सामने जो फर्स्ट स्लाइड खुलकर आएगी, जैसे मैंने ये वाली ले ली, तो इसको हम लोग कहेंगे टाइटल स्लाइड है ये। और उसके बाद ये आप लोगों की नॉर्मल स्लाइड्स हैं। तो सही जवाब है टाइटल स्लाइड। एक बच्चे ने हाथ रेज किया है, बताइए क्या सवाल है? अगला, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। टेक्स्ट दिखाने का मतलब है इसमें आप लोगों की लिखे गए फोटोज या मैटर ये सब कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें कि आप लोग इस तरीके का यूज करते हैं? तो उस व्यू को हम लोग कहते हैं आउटलाइन व्यू। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, एक पहले फाइल ओपन करा लें। जैसे ये लिब्रा में बनी हुई फाइल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो व्यू के अंदर अगर मैं नोट पेज पे या स्लाइड सॉर्टर पे चला जाऊं, तो आपको सारी स्लाइडें छोटी छोटी दिखाई देंगी। ये एक व्यू है। दूसरा व्यू है जिसमें नोट पेज पे आ जाए तो स्लाइड और उसके नीचे लिखने के लिए मैटर आ जाएगा, इसे नोट व्यू कहते हैं। तीसरा जो है नॉर्मल, जिसपे हम काम करते हैं। और चौथा जो है वो है आपका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी सारी स्लाइडों के सारा कंटेंट गायब हो गया, बस आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का आउटलाइन व्यू जो होता है, जिससे आप लोगों को स्लाइडें गायब हो जाती है, सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट दिखाई देता है। अगला, अ ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी रीनेम साइमल्टेनियसली, फाइलों का नाम एक साथ बदला जा सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक बार में एक ही फाइलों का नाम चेंज होगा, सबका नाम एक साथ नहीं बदल सकते। आप राइट क्लिक करके एक ही फाइल तो चेंज कर पाएंगे। अगला, व्हाट डज द क्लाउड मीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? क्लाउड का मतलब बच्चों ऑनलाइन स्टोरेज है, जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो अगर आपको क्लाउड स्टोरेज करना है, तो आप इनमें से कोई भी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें से काफी सारे मोबाइल्स में ऐसे हैं जो कि आप लोगों को मुफ्त क्लाउड देते हैं। जैसे कि आपका हो गया गूगल ड्राइव, ये देखिए आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो अगर उसको ऑनलाइन डेटा सेव करना है तो आप वन ड्राइव में सेव कर दीजिए। गूगल ड्राइव आपके फोन में बाय डिफॉल्ट है, इसमें 15 जीबी की स्पेस होती है। तो ये बेसिकली काम किस तरह कर रही हैं? ये सारी हार्ड डिस्क की तरह काम करती हैं और आपका डेटा उसमें परमानेंट इंटरनेट पे सेव रखती हैं। अगला, द सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द वेब, वो सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। बातचीत का मतलब है इंटरैक्ट करने में। तो भाई अगर आप लोगों को इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करनी है, कुछ भी चीज ढूंढना है, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? ब्राउजर। जैसे आप लोगों का इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला हो गया, ये सब ब्राउजर हैं जो इंटरनेट से हम लोगों के साथ कनेक्ट करता है। अगला, हाउ मेनी रिएक्शंस आर यूज्ड बाय फेसबुक, फेसबुक द्वारा कितनी प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है 6। 6 टाइप के रिएक्शंस फेसबुक में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट एडिटेड फॉर अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एडिटर नहीं है। तो इसमें से कौन सा विंडोज में एडिटर नहीं होता? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आप लोगों का नोटपैड होता है, वर्ड होता है, वर्ड पैड होता है। राइट पैड नाम से कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। राइट पैड जैसा विंडोज में अवेलेबल नहीं है। अगला, हाउ डू यू गेट हेल्प फ्रॉम द कमांड, कौन से कमांड से आप लोग हेल्प प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए डॉस में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी भी कमांड की हेल्प चाहिए, जैसे आप लोगों को मान लीजिए टाइम कमांड की हेल्प चाहिए, तो टाइम के आगे स्लैश क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो उस कमांड की हेल्प फाइल आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों का यूनिक्स में या उबंटू में हेल्प लिखना पड़ता है।
हेल्प और कमांड का जो भी आपको चाहिए, मैंने सीपी लिख दिया तो सीपी के बारे में हेल्प खुल जाएगी। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कई सारे कमांड्स आज बता दिए, आप लोगों के अभी और भी कंटिन्यू हैं। ये पूरे के पूरे कमांड्स लगातार आप लोगों को, ये पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कंटिन्यूस करिए, क्योंकि अब आपके पास मात्र देखा जाए तो 7 से 8 दिन है जिसमें आपको ये पूरा करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बचे हुए पूरे और भी करा देंगे। हम लोगों के पास एटलीस्ट मान के चलिए कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास कम से कम 1000 क्वेश्चंस का इस तरह के 1000 क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाकर वहां पे आपको 60-70 क्वेश्चंस पूरे पूरे एज इट इज मिलेंगे। वैसे तो ये पूरा डेटाबेस जो है ये 2600 क्वेश्चंस का है। अगर आप 2600 पूरे पढ़ लेते हैं तो आप 95% या 96% के आसपास सवाल वहां आपको मिल जाएंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज ऑप्शंस के साथ। तो टाइम की शॉर्टेज होने के कारण जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम पूरा कराएंगे।